नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और खबरों की शुरुआत सबसे पहले जबलपुर से, जहां जबलपुर जिले में कल नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक करेगा जिला प्रशासन। सोमवार को रूपरेखा तय होने के बाद यह फैसला लिया जाएगा। तो संभवतः मंगलवार को खोले जा सकते हैं धर्मस्थल। कलेक्टर भरत यादव ने यह आदेश दिया है कि कल से शर्तों के साथ खुलेंगे होटल, मॉल और रेस्टोरेंट्स। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जबलपुर में भी संभवतः यही स्थिति है, क्या बातचीत हो रही है? कलेक्टर के आश्वासन के बाद क्या कह रहे हैं धर्मगुरु और पुजारी? जी हाँ, मुझे बता दूं आपको कि अल्पसंख्यक के दूसरे फेज में कल देश भर में होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोले जाने हैं, लेकिन कलेक्टर्स को अधिकार दिया गया है शासन की ओर से। और यही वजह है कि कल जबलपुर में शर्तों के साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और मॉल जो है वो जरूर खोले जाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के रेस्टोरेंट को हालांकि खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक बड़ा फैसला और एक आदेश दिया है जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने, और ये तय किया है कि कल से धार्मिक स्थल जो है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो है वो कल से जबलपुर में नहीं खोले जाएंगे, बल्कि कल जबलपुर जिला प्रशासन सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को साथ बैठाकर एक बैठक करेगा। तय किया जाएगा, एक रूपरेखा बनाई जाएगी कि किस तरह से धार्मिक स्थलों में जब लोग आएंगे किस तरह से वहाँ संचालन होगा, किस तरह लोगों की आवाजाही होगी, और इसकी एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो तय होने के बाद ही आगे धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि कलेक्टर ने यह भी कहा है कि बहुत मुमकिन है कि मंगलवार से ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अभी इतना तय है, जो विस्तृत आदेश कलेक्टर की ओर से जारी किया गया है उसमें कल से जबलपुर में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट जरूर खुलेंगे, लेकिन धार्मिक स्थल कल नहीं खुल पाएंगे। कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक होगी और मंगलवार को धर्मस्थलों को खोलने की फिर अनुमति दी जा सकती है। ठीक, शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो सोमवार को रूपरेखा तय होने के बाद फैसला लिया जा सकता है। 8 जून से देश के 820 बड़े पर्यटन और धार्मिक स्मारकों को खोलने के लिए पर्यटन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। वैष्णो देवी सहित सभी धार्मिक यात्राएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही की जा सकेंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर में ये जानकारी दी है। सागर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। तो पटेल ने कहा कि देश के 820 संस्कृति और पर्यटन केंद्र खोलने की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें से मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थान शामिल हैं। 4 धाम की यात्रा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में पर्यटन के क्षेत्र पर काफी असर पड़ा है। होटल व्यवसाय भी घाटे में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने शासन के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों से धार्मिक यात्रा करने की अपील की। संस्कृति मंत्रालय ने देश के 820 स्मारकों को, जो अति व्यस्ततम माने जाते हैं, उसमें मंदिर भी हैं, मस्जिद भी है, चर्च भी है और अन्य स्मारक भी हैं, उन सबको खोलने की स्वीकृति दी है। उसमें इतना फर्क जरूर है कि लाइब्रेरी के लिए अलग है, म्यूजियम्स के लिए अलग है, स्मारकों के लिए अलग है, होटल, रेस्टोरेंट और टूर और ट्रेवल्स के लिए अलग है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे के समान हैं। गांधी परिवार से इतना किसी को सम्मान नहीं मिला जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। उसके बाद भी सिंधिया ने दुश्मनों के साथ दोस्ती कर ली। सरकार गिराने के लिए सिंधिया ने जो काम किया उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस ऐसे बागियों को हराने के लिए पूरा जोर लगाएगी। साथ ही दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने सिंधिया से कहा था कि वे और कमलनाथ कुछ साल ही राजनीति करेंगे, अगले 20 से 25 साल सिंधिया के ही हैं, ऐसे में सेवा करो। लेकिन उन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होना था। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह कभी भी इतने दबाव में नहीं रहे। अभी सिंधिया का दबाव है तो पूर्व मंत्रियों का भी दबाव बना हुआ है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार करना कठिन हो रहा है।
इधर मध्य प्रदेश की में नेताओं के बीच ट्वीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के आईएएस अफसरों के तबादलों पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि यही लोग तबादला उद्योग कहते थे। संक्रमण काल में जब स्थायित्व की जरूरत है तब आप थोक में तबादले कर रहे हो। जयवर्धन ने तो यहां तक कहा कि लगता है कि खरीदी सरकार की कीमत निकालने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होती रही है। अपनी सरकार को निशाना बनाए जाने का जवाब अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि मेरा कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध है कि वो अपने ट्वीट की संख्या बढ़ाएं और उचित समय का भी ध्यान रखें। आजकल ये हो रहा है कि किसी भी वस्तु को मुद्दा कहते हुए ट्वीट खेलते रहते हैं और मैं पहले ही जनता की हर समस्या का संज्ञान लेकर उसके निवारण का काम शुरू कर देता हूं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भ्रष्टाचार छोड़कर अगर जनता के सोशल इश्यूज का संज्ञान लिया गया होता तो आज सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, वो राजनीति करते रहे और हम काम। जनता तो सब जानती है, जब उनकी सरकार थी तब भ्रष्टाचार छोड़कर अगर उन्होंने जनता के सोशल इश्यूज का संज्ञान लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मध्य प्रदेश में आगामी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांग्रेस सत्ता पाने की कोशिश में जुटी है। हाल ही में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल इलाके के बड़े ब्राह्मण चेहरे बालेंदु शुक्ला की घर वापसी कराई है। साथ ही दलित नेताओं को भी पार्टी में शामिल किया है, जिनकी चुनाव में निर्णायक भूमिका रहती है। हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज ग्वालियर चंबल के सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, बसपा के कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया है, बसपा निर्णायक भूमिका में रही है चंबल में। देखिए, आज बसपा के साथ साथ समानता दल के लोगों ने भी कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए अपनी सदस्यता ली है और बड़ी दमदारी के साथ उन्होंने प्रण किया है कि जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिन लोगों में पैसों में अपनी अस्मिता तक बेच दी, अपना व्यक्तित्व तक बेच दिया, हम एक बार फिर कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं। सर, सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। कल बालेंदु शुक्ला आए हैं परसों पार्टी में और आज तमाम दलित नेता, दलित कार्यकर्ता चंबल से। अब देखिए, तो तमाम सारे लोग और आएंगे, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ेगी। आज तो शिवराज चौहान के बुधनी विधानसभा के भी 5 लोगों ने सदस्यता ली है, तो ये संख्या तो बढ़ेगी। अब हम इसे सोशल इंजीनियरिंग बोले या लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ इस प्रदेश की जनता की मुहिम सुनने। जाहिर है मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो बेहद अहम है। कांग्रेस के पास सत्ता वापसी का एक बड़ा मौका है। ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। भले सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांग्रेस से चाहती है कि पार्टी वापस सत्ता में आए, लौटे और जो वादे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान 2018 में किए थे वो पूरे कर सके। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। छिंदवाड़ा में कोयला खदानों की ई ओपनिंग पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्षेत्र की जनता की ओर से केंद्रीय कोयला मंत्री का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन खदानों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान इसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे रहे, जबकि किसी भी खदान के शुरू करने में लंबी प्रक्रिया होती है। शिवराज सिंह का इसमें थोड़ा भी योगदान नहीं है, उन्हें तो प्रक्रिया का पता भी नहीं है। कमलनाथ ने बताया कि उनकी पहली बार सांसद और पर्यावरण मंत्री बनने तक दोनों खदानों की मंजूरी दी गई थी। मध्य प्रदेश में इन दिनों दल बदल की सियासत उफान मार रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब दूसरी पार्टियों के नेता भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। आज ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने हाथी की सवारी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके
प्रागीलाल जाटव ने आज 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस की सदस्यता वाले बीएसपी के बागी नेताओं से हमारे संवाददाता ने बात की। माननीय कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर, और हमें ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी, इसलिए हमने कांग्रेस के लिए मन बनाया है और आज मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मेरे साथ में 15 लोग ने भी सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी के साथ जो बीजेपी ने जो घात किया था, इसको लेकर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं तो पूरी जनता रोष में है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि हम लोग कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस के लिए काम करें और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनवाएं। और अब बात करेंगे कोरोना मीटर की। तो मध्य प्रदेश में 9,351 मरीज हैं, 6,114 ठीक हुए हैं और 405 की मौत हुई है। बात भोपाल की, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं। संचालन समिति और प्रबंध समिति की घोषणा की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने समिति की घोषणा की है। संचालन समिति में सीएम शिवराज सिंधिया शामिल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। संचालन समिति में 22 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव की तैयारी कर ली है। संचालन समिति में 22 सदस्यों को शामिल किया गया है। इन 22 सदस्यों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, वीडी शर्मा भी शामिल है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी समितियां बना दी है, शिवराज समेत कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में जो 24 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस की भी तैयारियां तेज हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति और संचालन समिति का ऐलान कर दिया। इसमें तमाम बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को जोड़ दिया है। विष्णुदत्त शर्मा सीधे तौर पर जब संचालन समिति की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कितना गंभीर चुनाव बीजेपी के लिए है, बीजेपी कितना इसको सीरियसली ले रही है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ होंगे। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस समिति को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि 6वें नंबर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा हैरान करने वाला विषय कांग्रेस के लिए है, जबकि कांग्रेस ये मान के चल रही थी मुख्य प्रतिद्वंदी जो होंगे वो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। हालांकि इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को भी माना गया है। दूसरे नंबर पे उनका भी नाम है, थावरचंद गहलोत है, नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, लेकिन 6वें नंबर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रबंध समिति की, जो चुनाव मैनेजमेंट कमेटी होगी, भूपेन्द्र सिंह जो शिवराज सरकार में, पिछली शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे हैं और सुर्खी विधानसभा के प्रभारी हैं, वो संयोजक होंगे प्रबंध समिति के। उमाशंकर गुप्ता, रामपाल सिंह, बंसीलाल गुर्जर, अरविंद भदौरिया, विजय। ये माना जा सकता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के जितने भी माहिर उस्ताद हैं बीजेपी में, उन सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। रामेश्वर शर्मा, पंकज जोशी, लोकेन्द्र पराशर, राजेंद्र सिंह, शैलेंद्र शर्मा, भगवान दास सबनानी, सभी को, जितने भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास, या ये कह सकते हैं विजय कि बीजेपी के तर्कश में जितने तीर हैं सबको एक साथ छोड़ दिया गया है। 22 लोगों की टीम बनाई है संचालन समिति की और 18 लोगों की टीम बनाई है प्रबंध समिति की। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने कितने अहम पे ये चुनाव लिया हुआ है। जी, शुक्रिया नवीन तमाम बातचीत के लिए। तो संचालन समिति और प्रबंध समिति बनाई गई है। संचालन समिति में विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा, राकेश सिंह, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, सुहास भगत, जयबान सिंह पवैया, गौरीशंकर शेजवार, माया सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, अनूप मिश्रा, रुस्तम सिंह, दीपक जोशी, लाल सिंह आर्य और नारायण सिंह कुशवाहा, ये संचालन समिति में है। और अगर बात प्रबंध समिति की कर ली जाए तो भूपेन्द्र सिंह संयोजक है, उमाशंकर गुप्ता, रामपाल सिंह, बंसीलाल गुर्जर,
अरविंद भदौरिया, विजय श्रीनावत, रामेश्वर शर्मा, पंकज जोशी, लोकेंद्र पाराशर, राजेंद्र सिंह, शैलेंद्र शर्मा, भगवान दास सबनानी, नरेंद्र पटेल, रविंद्र यति, विकास विरानी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी और मनोरंजन मिश्रा और प्रदीप त्रिपाठी ये प्रबंध समिति में है। और इधर मध्य प्रदेश में जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही आईपीएस अफसर किस तरह से मुख्यालय में बैठकर काम चोरी कर रहे हैं, इसका खुलासा डीजीपी विवेक जौहरी ने खुद किया है। साथ ही निर्देश देते हुए लिखा है कि पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी करने का समय सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक है, लेकिन स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को जो मुख्यालय में अपनी शाखाओं के प्रभारी होते हैं वे सभी निर्धारित समय में ऑफिस में नहीं रहते हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। डीजीपी ने काम चोरी करने वाले अफसरों की संख्या बताई है। नाम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन लिखा जरूर है कि कामचोर अफसरों के नाम पता है। इस तरह से अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए सभी से अपेक्षा है कि वे समय पर ड्यूटी पर आएं और पूरे ड्यूटी समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। छतरपुर में बीती 2 जून को सीएमओ की पत्नी पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस का कहना है कि पीएम आवास योजना की फाइल पास न करने और नौकरी से निकालने की धमकी से परेशान होकर आरोपी बबलू पटेल ने सीएमओ की पत्नी के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर आरोपी ने दरवाजा बंद किया तो सीएमओ की पत्नी ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया, जिससे बौखलाकर बबलू पटेल ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। ये बताया जा रहा है कि आरोपी को जुए की लत भी थी। जुए में हारने के बाद उस पर कर्ज हो गया था, इसलिए वो पीएम आवास योजना की राशि की जुगत में लगा हुआ था ताकि उन पैसों से अपना कर्ज चुका सके। इधर सीएमओ और उनकी पत्नी ने किसी भी तरह की आपसी कलह से इनकार किया है। आरोपी का कहना है कि मैं मैडम से बताने के लिए गया था कि मैडम मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, साहब मेरा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, साहब ने मेरे से वादा किया था। तो मैडम को लगा कि ये नौकर मेरे से इस तरह से बदतमीजी पूर्वक किस तरह से बात करने का प्रयास कर रहा है ऊंची आवाज़ में, तो मैडम ने चांटा मार दिया तो इसने आवेश में कट्टे से फायर कर दिया। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की 9 जून से परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिससे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमित और क्वारंटाइन परिवार के छात्रों को अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए मंडल ने सभी जिलों से ऐसे छात्रों की सूची मांगी है जिनके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हैं या फिर क्वारंटाइन हैं। आपको बता दें कि 9 जून से शुरू हो रही 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं 3682 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिनमें करीब 8.5 लाख छात्र शामिल होंगे। इंदौर के दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक कर ली गई है। हैकर्स फर्जी वेबसाइट पर सीईटी में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों को आवेदन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लिंक के माध्यम से छात्रों के फॉर्म का पेमेंट करवाकर ठगी की बात की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी तय नहीं कर पाया, लेकिन हैकर्स फर्जी वेबसाइट के लिंक को छात्रों को भेजकर उनसे ठगी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर के ईमेल हैक कर लिए गए थे। यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी ने छात्रों को हैकर से सावधान रहने की बात कही है। ये पूरी तरीके से गलत है और इसका दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय से कोई भी संबंध नहीं है। हमने इस विषय में साइबर सेल को, इंदौर साइबर सेल को भी रिपोर्ट कर दी है और ये पाया गया है कि पिछले कई दिनों से इस तरीके से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के नाम की नकली फर्जी वेबसाइट्स बना करके और कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी व्यक्तिगत स्तर पर भी की जा चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।